हेलो एवरीवन। हम ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जे एडवांस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बट जब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को उस समय में हम उसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी गो थ्रू करेंगे। द रीज़न टू गो थ्रू दैट वे इज़ दैट कि अगर आपने उस कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी पढ़ रखा है तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए रिविजन्स। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, सपोजली आपने उस कॉन्सेप्ट्स को नहीं टच किया है अभी तक, तो आपको एज ए एक ब्रीफ मिल जाएगी उस कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और दूसरी चीज़, जब भी जेई के क्वेश्चंस आते हैं तो उस समय में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी ज़रूरी है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स गो थ्रू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, what does it says? It says let's R denotes the set of all the real numbers. Let ai bi belongs to R for I belongs to 1 2 3. Okay, then define the functions f is from R to R, g is from R to R, and h is also from R to R. Okay, so there is no problem in f, g and h in the domain. It's entire real number. Okay, then it says the fx is equals to a1 plus 10x and certain other terms. Then we have the gx that is defined. Then we have the hx, and hx is fx plus 1 minus gx plus 2. Now it says if fx is not equal to gx for every x belongs to R, then the coefficient of x3 in h of x is, so basically what it is saying is what is the coefficient of x3 in this equations. Okay, to solve this problem we will have to first understand what will be the coefficient of x3. Okay, and because this is a function, hx itself is a function of fx and gx, तो इसमें क्या होगा कि हमें fx और gx अगर इस दोनों को मैं लूँगा तो मुझे यहाँ से साफ साफ दिख रही है कि ये सारे चीज़ें तो यूज़ में आएंगे नहीं। जो यूज़ में आएगा इसके बाद वाले टर्म, इसके बाद वाले टर्म्स में क्या होगा, a3 माइनस b3, ये यहाँ से आ जाएगी, और x4 की कोफिशियंट्स x3 वाली जो भी आएगी वो रहेगी इक्वेशंस में। अब ये क्या है वो इक्वेशंस, ये हम देखते हैं। ओके ओके, so let's see. F of x was defined as a1 plus 10x plus a2 x square plus a3 x cube plus x4, and g of x is defined as b1 plus 3x plus b2 x square plus b3 x cube plus x4. ओके, अब hx को ढूंढना है हमें, तो hx को ढूंढने के लिए f of x plus 1 माइनस g of x plus 2. अब f of x plus 1 क्या होगा, इस वाले टर्म में अगर जैसे मैंने पहले बताया कि ये सारे टर्म्स तो कोई काम के है नहीं में, ठीक है, तो हमें जो देखना है वो ये है कि मतलब समथिंग दिस टर्म्स प्लस ए क्यूब एक्स प्लस 1 होल क्यूब प्लस x plus 1 whole 4. Okay, similarly for gx this will be till x square terms, then sorry x plus 2. Okay, p3
x प्लस 2 होल क्यूब प्लस x प्लस 2 टू द पावर 4। ओके, अगर मैं fx प्लस 1 माइनस इसमें से अगर मैं करूं माइनस जी एक्स प्लस 2, तो यहाँ से तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं एक्स क्यू के टर्म्स आएंगे, तो ये हो जाएगी a3 माइनस b3 एक्स क्यू। एक ये टर्म तो आएगी, एक ए टर्म आएगी मुझे यहाँ से। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए देयर आर मल्टीपल वेज। द लॉन्ग वेज इज कि आप इसको एक्सपैंड करो, वो सेंस नहीं बनता, तो हम इसके जगह पे यूज करेंगे बाइनोमियल्स के एक्सपेंशंस। अब बाइनोमियल्स एक्सपेंशंस है क्या, वो देख लेते हैं। ओके, सो what it says binomial expansion is if a plus b to the power n is there, then we can write it out down as n choose 0, a to the power n, b to the power 0. Similarly, plus n choose 1, a to the power n minus 1, b to the power 1, प्लस ऐसे ही करके डिफाइन करते हुए लास्ट में n चूज n, a टू द पावर 0, b टू द पावर n। ओके, अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे तो 0 से लेके n तक n प्लस 1 टर्म्स है, n प्लस 1 टर्म्स है। ठीक है, अब इसको ही अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो एक्स क्यू की जो आएगी वैल्यूज वो क्या आएगी, यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ तो ये हो जाएगी 4 चूज 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 एक्स क्यू की वैल्यू एंड 1 टू द पावर 1। ओके, सिमिलरली फॉर दिस वन 4 चूज 1 x टू द पावर 4 माइनस 1 टाइम्स 2 टू द पावर 1। ठीक है, अब ओके, एक और चीज, ये चीज तो ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग को पता होगी, बट फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। n choose 0 is like n factorial 0 factorials divided by n factorials, right? So it will be 1. Similarly, n choose 1 is like n factorials divided by 1 factorials times n minus 1 factorial. This will be like n. Okay, so from here on यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 चूज 1 में, 4 चूज 1 में क्या आएगी, यहाँ से मेरे पास आ जाएगी 4, n का वैल्यू 4 है, यहाँ पे हमारे पास n था, तो ये हो जाएगा 4 एक्स क्यूब। सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास 4 एक्स क्यूब टाइम्स 2 मतलब 8। अब यहाँ पे है a माइनस बी, मतलब 4 एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स क्यूब, यहाँ से आ गया हमारे पास इस दो टर्म से, इसमें से इसको माइनस किया हमने तो। ठीक है, मैं इसको नीचे वाला हटा देता हूं, इसको भी हटा दे रहा हूं। ओके, तो हमारे पास में जो फाइनल टर्म्स है कोफिशिएंट के लिए वो ये है a3 माइनस b3 एक्स क्यूब, अब 4 माइनस 8 माइनस 4 एक्स क्यूब। ओके, तो अगर मैं देखूं इसको सीधा सीधा तो ये हो जाएगी a3 माइनस b3 माइनस 4 एक्स क्यूब एंड दिस इज आवर कोफिशिएंट। ओके, नाउ टू गेट a3 माइनस b3, अब हमारे पास क्वेश्चंस में और क्या चीज दिया हुआ है, तो क्वेश्चंस में ना हमारे पास में एक कंडीशंस थे। अब इस रिजल्ट्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिटा करके सारे, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है। तो हमारे जो रिजल्ट्स आए थे वो थे a3 माइनस b3 माइनस 4 एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमारे कोफिशिएंट है। अब a3 और b3 की वैल्यूज आ जाएगी तो हमारे बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वही हो जाएगी आंसर्स। ओके, तो एक कंडीशंस और थी इसमें दी हुई,
and that was fx is not equals to gx. ओके, तो इस केस में क्या करना है, हमें gx को इस साइड ले आना है, then it becomes fx minus gx is not equals to 0. ओके, अब इसको मैं एक नया फंक्शन मान लेता हूँ px. ओके, सो px is equals to fx minus gx. अब अगेन fx की वैल्यूज क्या थी, a1 प्लस 10x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस x4 माइनस b1 प्लस 3x प्लस b2 x स्क्वायर प्लस b3 x क्यूब प्लस x to the power 4. ओके, ये सारे निगेटिव में. अब x to the power 4 तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, निगेटिव पॉजिटिव. रेस्ट ऑफ द थिंग्स इट रिमेन्स लाइक a1 माइनस b1 प्लस 10 माइनस 3 मीन्स 7x प्लस a2 माइनस b2 x स्क्वायर प्लस a3 माइनस b3 x क्यूब. ओके, अब ये क्या है, मेरा क्यूबिक फंक्शंस है, राइट, क्यूबिक फंक्शंस है. अब क्यूबिक फंक्शंस है और ये बोल रहा है ये मेरा px का वैल्यूज है, राइट, px इज इक्वल्स टू दिस वन, बट px मेरा कभी जीरो हो नहीं सकता, px कांट बी जीरो, और ये क्यूबिक फंक्शंस है. तो बेसिकली फंडामेंटल्स थ्योरम्स ऑफ अलजेब्रा चाहे आईवीटी को यूज करके हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये चीज़ कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता ऑड फंक्शंस में. फॉर एनी ऑड फंक्शंस दिस पॉलिनोमियल्स कांट बी जीरो. तो उसका क्या मतलब है कि ये फंक्शंस इवन फंक्शंस होगा px, एंड इवन फंक्शंस होने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, राइट. तो a3 माइनस b3 को अगर मैं जीरो करूंगा तो यहाँ पे आंसर्स क्या आ जाएगा, a3 माइनस b3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू, चूंकि ये जीरो है तो माइनस 4 इज द आंसर्स, एंड दैट वाज ऑप्शन सी. अब आंसर्स तो मेरे पास आ गया, बट इसको मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा होता क्यों है, तो इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं. कोई भी ऑड फंक्शंस होगा, ठीक है, तो फंडामेंटल, सॉरी, फॉरगेट अबाउट ऑड फंक्शंस, जस्ट अंडरस्टैंड दैट फंडामेंटल थ्योरम of algebra says that for any functions, basically an x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus plus 1. Okay, so for any polynomial, suppose, okay, qx, for any polynomials the degree, basically the highest degree will be the number of roots. So basically if there is a n degree polynomial, there will be n roots, there must be n roots, okay, and these roots can be identical, these roots can be real or complex, so real or imaginary, so that doesn't matter, but there has to be n roots. Okay, now यहाँ से हमें ये आंसर्स नहीं मिलेंगे, बट उसका दूसरा चीज है, एक और कंसेप्ट को आपको अगर सोचोगे तो समझ में आएगी. अब हमारे पास n रूट्स तो होने ही चाहिए, मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 रूट्स आने चाहिए. ओके, अब 3 रूट्स आने के लिए क्या है, 3 रियल नंबर्स आने चाहिए, राइट, बट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे वो एक भी रूट नहीं है, राइट, नॉट इक्वल्स टू जीरो है, दैट मीन्स दिस एंटायर फंक्शंस डज नॉट हैव एनी रूट्स. वो पॉसिबल्स कैसे हो नहीं सकता,
मतलब रियल रूट्स नहीं है, तो अब इमेजिनरी रूट्स कितने हो सकते हैं वो देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, what does the complex conjugate says? Complex conjugate says whenever there is a imaginary roots, so basically a plus iota b अगर एक रूट है, this is a root 1, then there must be its pair, that is a minus iota b will be there, that is a must. So दो इमेजिनरी रूट्स तो होंगे ही होंगे। ओके, तो अगर मेरे पास क्यूबिक इक्वेशंस है, कोई भी क्यूबिक इक्वेशंस है, राइट, तो उसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि एक रियल रूट्स हो एंड दो इमेजिनरी रूट्स हो, यही एक पॉसिबिलिटीज है। दूसरा एक और पॉसिबिलिटीज है, जीरो इमेजिनरी रूट्स हो, तीन रियल रूट्स हो। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि px इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। ओके, दिस इज वन ऑफ द वे टू अंडरस्टैंड कि ये क्यूबिक हो ही नहीं सकता। एंड फॉर एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसके केस में सेम थ्योरी अप्लाई होगी। ओके, और इसका हम दूसरा चीज भी देखते हैं, एक दूसरा सिंपल वे है देखने का। ये तो एक अलजेब्रा के थ्रू हो गया, सेकेंड इज थ्रू कैलकुलस। ओके, थ्रू आईबीटी। ओके, सो व्हाट डज द आईबीटी से? आईबीटी सेज कि अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है, continuous functions basically, suppose this is my continuous function, and IVT says if you have a values over here, if you have a value over here, okay, this is suppose a, this is b, this is f of a and this is f of b, then अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ, let's assume this is u and ये c है, तो आईबीटी थ्योरम सेज कि f of c will be equals to u। बेसिकली इसमें के बीच में कोई भी एक पॉइंट होगा, उसका एक वैल्यूज तो होगा ही वाई एक्सिस में। अब सेम चीज अगर मैं आईबीटी यहाँ पे अप्लाई करूँ, तो अब हमने एक पॉलिनोमियल्स बनाया था, उसमें क्या था, a n x to the power n, b a n minus 1 x to the power n minus 1 plus dot 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 plus 1। ओके, अगर इस पॉलिनोमियल में मैं देखूं कि जैसे जैसे मेरी x की वैल्यूज इंक्रीज होगी, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ये वाली जो टर्म्स होगी ना, वो इन सारे टर्म्स पे डोमिनेट करेगी, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द x विल गेट बेसिकली इंक्रीज सब्सटैंशियली मोर देन अदर टर्म्स। तो जो हायर डिग्री होते हैं, बेसिकली हायर डिग्री स्टार्टेड डोमिनेटिंग। डिग्री starts dominating। ओके, अब हायर डिग्री डोमिनेट करने लग रही है, तो उस केस में क्या होगा, अगर मेरा क्यूबिक फंक्शंस था, ये क्यूबिक फंक्शंस है, अब क्यूबिक फंक्शंस में क्या होगा, x का वैल्यूज अगर माइनस निगेटिव होगा, तो क्या होगा, y का वैल्यूज क्या होना चाहिए, y का वैल्यूज निगेटिव की तरफ होना चाहिए, राइट। और x का वैल्यूज अगर पॉजिटिव है, इन्फिनिटी की तरफ है, तो y की वैल्यूज भी पॉजिटिव की तरफ होनी चाहिए, इन्फिनिटी। दिस इज नेगेटिव इन्फिनिटी, दिस इज अगेन नेगेटिव इन्फिनिटी, राइट। तो अगर बेसिकली x का वैल्यूज पॉजिटिव इन्फिनिटी पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ होगी तो नेगेटिव इन्फिनिटी। दैट डिपेंड्स ऑन बेसिकली a3 बड़ा है कि b3 बड़ा है, नहीं होगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्राफ उल्टा हो जाएगा, but concept remains the same। So that means कि these values have to pass through zeros। ये जो functions है, कहीं ना कहीं पे तो इसको x एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा, right? So the intermediate values theorem says, as per intermediate values theorems, ये values का एक रूट तो बनता ही बनता है, एक रूट तो बनेगा ही बनेगा, यहाँ पे x पे क्रॉस करेगा, एक रूट बनेगा ही बनेगा, and that is not possible। What it is says, the px is
not 0, but px is 0. Basically px का values y का values 0 है यहाँ पे, right? So px, but it is saying that px is not 0, which is not possible. So that is a contradictory. Okay, and that's why again through intermediate values theorems we have been able to achieve that this must be 0 and this has to be a quadratic equation. Thank you.